नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 3 सालों में खेती किसानी के लिए काफी कुछ हुआ है। नतीजा रिकॉर्ड तोड़ फसल के रूप में सामने है। सरकार किसानों की आय दुगना करने में लगी है। इसके लिए अगले 3 साल में और क्या क्या करना है, उसकी रूपरेखा उसने तैयार की है। ये रूपरेखा, जिसे अंग्रेजी में रोड मैप कहते हैं, खेती को किस दिशा में ले जाने वाली है। क्या वाकई ये रास्ता समृद्धि के शिखर की ओर जाता है, जहां किसानों की आय दुगनी होती है? ऐसे ही सवालों पर आज हम वाद संवाद करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर अशोक दलवाई, कृषि मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति और भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री मुकेश राजपूत। नमस्कार। और इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया के कृषि संपादक श्री विश्व मोहन। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। तो खेती का हाल अगले 3 साल पर वाद संवाद से पहले आइए देखते हैं सरकार इन 3 सालों में क्या क्या करना चाहती है, उसकी एक झलक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में लगी है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई तरह के कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2017-18 से लेकर 2019-20 की 3 साल की अवधि में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इस रोड मैप में सबसे पहली बात कृषि आदान की कही गई है। आदान यानी बीज, मिट्टी, पानी जैसी बुनियादी चीजें। बीजों के लिए बीजग्राम कार्यक्रम का विस्तार 30,000 गांवों से 60,000 गांवों तक किया जाएगा। सरकार 500 बीज उत्पादन और प्रसंस्करण यूनिट पंचायत स्तर पर भी बनाएगी। अब बात मिट्टी की। मिट्टी की सेहत की जांच के लिए चल रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मौजूदा चक्र पूरा करने के बाद दूसरे चक्र को 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका तीसरा चक्र इसके बाद शुरू किया जाएगा। इस काम में तेजी लाने के लिए 1000 मिनी लैब यानी छोटी प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और सूक्ष्म तत्वों से लेपित उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं पानी की। नाबार्ड में 5,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि का कार्यान्वयन करके सूक्ष्म सिंचाई अपनाने को प्रेरित किया जाएगा और इसकी मदद से 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। अब बात उपज बढ़ाने की। इसमें सुधार के लिए साल 2020 तक 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। जिन जिलों में बार-बार सूखा पड़ता है, वहां जलवायु के अनुकूल सह फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ राज्यों की पड़ती भूमि को तिलहन की खेती के अनुकूल बनाया जाएगा। इसी तरह दलहन उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 तक 2 करोड़ 40 लाख टन सालाना करना है। बागवानी फसलों के लिए साल 2019-20 तक 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा जाएगा। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दलवाई साहब, आप नीति निर्माताओं में से हैं, ये बताएं कि 3 साल के इस रोड मैप का क्या मतलब है? ये तो आप जैसे जानते हैं कि 3 साल से ये नया आयाम तो कृषि क्षेत्र में शुरू किया गया था जी। उसी में लक्ष्य में रखते हुए आगे 3 साल के लिए क्या करना है, हमने सोच समझकर एक रोड मैप तैयार किया है। जैसे आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे देश के किसानों का आय को दोगुना करना है। तो उसी का एक अंग ये है कि अगले 3 साल का कार्यक्रम है। हमारे मंत्रालय सबके साथ मिलकर एक 6 साल का एक रिकमेंडेशन, स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन तैयार कर रहा है और उसका एक अंग ये बनेगा। तो यहाँ हर जो सब सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, इसके साथ मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, इन सब को एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाने का एक लक्ष्य रखा गया है। और सब सेक्टोरल ग्रोथ रेट्स भी हमने ध्यान में रखते हुए क्या क्या करना चाहिए हमको,
वो एक्टिविटीज़ हमने बनाया है। इसी का ये रोड मैप का एक अर्थ है। जी, मुकेश राजपूत जी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस रोड मैप को तैयार करते समय कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु थे जो ख़ास तौर पर जहन में रखे गए? जी, मुख्य रूप से उनकी उपज का, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य कैसे मिले, किसान की जो फसल है बर्बाद हो जाती है उसको मंडी तक कैसे पहुंचाया जाए और उसका मार्केट उत्पादन का लाभकारी मूल्य कैसे मिले, इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जी, बिल्कुल। विश्वा मोहन जी, जब आप इस रोड मैप को देखते हैं और क्या आपको भी लगता है इस रोड मैप को देख करके कि ख़ास तौर से बात यही थी कि किसानों की आय 2022 तक दुगना कैसे किया जाए? क्या इसी बात को ध्यान में रखकर ये जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है? निश्चित रूप से इसका एक उद्देश्य ये है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए आने वाले 3 साल में, क्योंकि बेसिकली ये टारगेट है कि 2022 तक किसानों के आय को बढ़ाया जाए। इम्पॉर्टेंट फोकस इन सब चीज़ों को दिया गया है। ये बात ध्यान में रखना होगा कि अभी हमारा जो परफॉर्मेंस था 2016-17 में एग्रीकल्चर का, ये अच्छे मॉनसून को धन्यवाद देना होगा। आगे ऐसी परिस्थिति आए कि जब मानसून नहीं ठीक हो तो फिर हम कैसे उसका सामना कर सकें, तो इसका फोकस है उस आने वाले रोड मैप पे। कैसे वो एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर इरिगेशन एरिया को बढ़ाना है, माइक्रो इरिगेशन कैसे एक्सपैंड करना है, इन सब चीज़ों का फोकस है। तो तैयारी इस चीज़ की है कि यदि अनुकूल मानसून नहीं हो फिर भी हम उसका सामना कर सके और हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इस पे फोकस है और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल। दलवाई जी, अब तक इस बात को वाकई धन्यवाद दिया जाता है कि मॉनसून अच्छा होने का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अब तक यानी कि इस 3 सालों में जितनी प्रगति हुई है कृषि क्षेत्र में, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? उसे ज़रूर एक आधार बनाया गया होगा आगे के रोड मैप तैयार करने के लिए। अब तक यही सोचता कि हम प्रोडक्शन करते रहें, मगर ये प्रोडक्शन के साथ साथ ये इसका जो मूल्य जो रहता है, वैल्यू जो रहता है, ये रुपए के आकार में वो किसान तक पहुंचता है क्या नहीं, इसके बारे में हमारा सोच इतना नहीं था। जी। पहली बार अब ये सरकार यही सोच रहा है कि प्रोडक्शन के साथ पोस्ट प्रोडक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा लक्ष्य ये 3 साल रोड मैप करने में यही रहा है कि प्रोडक्शन सेक्टर में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिस्क है उसको कैसे कम करें और अगले और पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि ये भी देखते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो मार्केट गिरता है और प्रोडक्शन कम हुआ तो मार्केट चढ़ता है। तो इसलिए दोनों तरफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी या रिस्क फैक्टर है, तो उसको कम करने के दृष्टि से हमने ये रोड मैप को तैयार किया है। जी, मुकेश राजपूत जी, बीते 3 सालों में वो कौन सी चुनौतियां कृषि क्षेत्र में आप लोगों ने देखी जिन चुनौतियों का सामना करने के लिए अब आगे के रोड मैप में तैयारी की गई है? चुनौतियां यही है भारत सरकार के सामने और हमारे सभी लोगों के सामने, किसानों के सामने, कि उत्पादन भी अच्छा हो, कम लागत में उत्पादन अच्छा हो और उस किसान को लाभकारी मूल्य कैसे मिले। ये हमारे सामने चुनौतियां हैं कि यदि कहीं ज़्यादा उत्पादन हो भी जाता है तो वो उत्पादन फिके नहीं, उसको कैसे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसे लंबे समय तक, लंबे पीरियड तक रोका जाए और इस जो उसको हम लोग सड़ने से, गलने से बचाएं और उसको हम लोगों तक सस्ते के रूप में कैसे ले जाएं। कभी कभी मार्केट आपने देखा है कि आलू, प्याज, टमाटर कभी तो 2 रुपए केजी बिक जाता है और कभी वही 100 रुपए केजी आ जाता है, 80 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए। तो ये एकदम इतना मार्केट ऊपर जाता है। ये चुनौती हम लोगों के सामने है। इस चुनौती के निपटने के लिए हमारा कृषि मंत्रालय पूरी तरीके से लगा हुआ, भारत सरकार पूरी तरह से इसमें प्रयासरत है। दलवाई जी, ये बताएं कि जिस तरह से किसानों की जो लागत है उसे कम करने की बात कही जा रही है ताकि जो आय है वो बढ़ सके, और इसमें जो कृषि आदान है इनकी सबसे पहले इन्हीं की भूमिका आती है। तो कृषि आदानों को लेकर किस तरह की बातों पर जोर दिया गया है इस रोड मैप में? जैसे एमपी साहब कह रहे थे, पहले हमको ये लक्ष्य रखना है कि लागत कम कैसा हो। बिल्कुल, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी एक बिजनेस के रूप में हम एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो लागत कम करने के लिए ये तो यूनिवर्सल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को शुरू किया गया है। इसका यही फायदा है कि हर किसान को अपना वो खेत जो है, खेत में कितना न्यूट्रिएंट लगाना है। अब हम ये देखते आ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं उतना वो डालते रहते हैं,
मगर एक खेत में नाइट्रोजन की कम रहती है और एक खेत में पोटेशियम की कम रहती है। तो अगर जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, एक किसान को एक रिकमेंडेशन जाता है कि अगर आपको एक गेहूं पैदावार करना है या वेजिटेबल को पैदावार करना है तो क्या क्या लगाना चाहिए। तो हमने पहले साल ये देखा कि पहली बार ये हुआ कि जो यूरिया का सेल जो है 10 मिलियन टन घटा है। इसका कारण यही है कि अब किसान ठीक तरह नाइट्रोजन को यूटिलाइज करना शुरू किया है और साथ में पोटेशियम और फॉस्फेट का सेल बढ़ गया है। फॉस्फेट और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ग्रेन डेवलपमेंट के लिए या फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। तो अब जो बैलेंस की जो कमी थी, अब बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन शुरू हुआ है। इसके साथ साथ जो वाटर यूज जो है, अब तो हमारे लक्ष्य यही रहा है कि जैसे हमने रेनफेड एरिया को इरिगेटेड एरिया में कन्वर्ट करें, उसके साथ किसान को ये भी हम सिखाएं कि आप वाटर यूज एफिशिएंसी को भी अडॉप्ट किए। बिल्कुल, जल की उपलब्धता पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जिक्र किया, मिट्टी की जांच का जिक्र किया, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मुकेश राजपूत जी, आप ये बताएं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और इसके कई फायदे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो राज्य के स्तर पर इसका जो पालन किया जाना है वहां पर कहीं ना कहीं कमी आ जा रही है, जिस वजह से ये योजना लक्ष्य जिस तरीके का लक्ष्य रहा है इसको प्रसार का, उस लक्ष्य को हासिल करने में क्या आपको नहीं लगता इससे दिक्कत आ रही है? इसका क्या हल है? सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सही आप कर रही हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार को और राज्य सरकार के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जिस तरह से गंभीरता से लेना चाहिए, जी, लेकिन वो अधिकारी उतने तरीके से गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री और हमारा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय है, बराबर इस पर फोकस कर रहा है कि वहाँ पर हर किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। मैंने इस कृषि एग्रीकल्चर कमेटी का मेंबर होने के नाते कई स्टेट में मैं जाने का सौभाग्य भी मिला। कई स्टेटों ने, जैसे मैंने देखा कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आपका मध्य प्रदेश है, इन कई स्टेटों ने गुजरात है, इनने कई अच्छा काम भी किया। और कुछ राज्य उन्हें देख के, हमारा जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ अच्छा कार्य नहीं हुआ था, उसका हम लोग लगे हैं, फोकस कर रहे हैं कि किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाए। सही माने में किसान को जिस दिन सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा उससे मालूम पड़ जाएगा हमें किस फसल में कितना पानी लगाना है, यूरिया लगानी कि नहीं लगानी, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास लगानी कि नहीं लगानी, या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कौन कौन सी आवश्यकता है, वो उसमें सब कुछ होगा। कौन सी फसल हम किस जमीन में बोए, कभी कभी ऐसा होता कि उन्हें एक ही फसल, उन्हें वो फसल कर रहे हैं, हमारे यहाँ फसल की भी अलग अलग तरीके की होती है। एक गाँव में 4 तरीके की फसलें जमीन से होती, सॉइल जो होती 4 तरीके की होती है। जब उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा तो उन्हें ये भी लगेगा कि हमें इस जमीन में ये फसल नहीं लगानी चाहिए, या हमें ये फसल लगाने से इसका उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और कम लागत में ज़्यादा हमें इसका उत्पादन मिलेगा, ऐसा। और वो फसल भी जो तैयार होगी वो भी स्वस्थ होगी, वो भी हेल्थी होगी, वो भी निरोग होगी। हाँ। और जिसे मार्केट में भी उसका फायदे हैं, जिसे देखते हुए सरकार इसे जोर शोर से इस योजना को चलाना चाहती है। लेकिन विश्व मोहन जी, जिस तरह से रोड मैप में एक लक्ष्य तय किया गया है कि 1000 मिनी लैब यानी कि छोटी प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बताएं कि जो आधारभूत संरचना इस वक्त मौजूद है उसे देखते हुए इस लक्ष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो काफ़ी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब इसका पेस एडिक्वेट है, ये अब तेज़ी से चल रहा है। नंबर ऑफ मिनी लैब्स बढ़ाए जाएंगे तभी हम सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को समय पे दे पाएंगे। जी। और जब तक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड समय पे नहीं मिलेगा तो वो कितना इनपुट यूज़ करेंगे, ये उनके लिए जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि ये 3 साल के रोड मैप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंकरेजिंग चीज़ है जो कि इन्होंने बात की है कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि ये बताएगा कि कितने फर्टिलाइज़र की क्रॉप स्पेसिफिक और साइट स्पेसिफिक कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी, और उनका लिंकेजेस इनको सॉइल हेल्थ कार्ड से करना होगा। अदरवाइज
हमारे पास हम किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे देंगे, लेकिन उनको बताने वाला भी कोई होना चाहिए जी। कि कैसे वो यूज़ करें इनपुट को। तो मुझे लगता है ये जो सॉफ्टवेयर की प्रपोजल है ये काफ़ी इंकरेजिंग है, और ये ऐसा कर पाते हैं तो फिर उसका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा। बिल्कुल। दिलबाग जी, इसके साथ ही ये बताएं कि बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है खेती किसानी में, तो ऐसे में बीज की उपलब्धता और बीज उत्पादन, इन्हें बढ़ावा देने के लिए किस तरह की चीज़ें सोची गई है आगे के लिए? एक तो सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है, क्योंकि जब हाइब्रिड से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को यूटिलाइज किया जाता है जी। तो ज़रूरी होती है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट होता जाए। सीड रिप्लेसमेंट रेट के साथ वैराइटल रिप्लेसमेंट रेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि किस क्लाइमेटिक जोन में, किस सॉइल में किस तरीके के वैरायटीज़ को यूटिलाइज करना है। ये वैराइटल रिप्लेसमेंट और सीड रिप्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे देश में कितना एक साल में कितना ज़रूरत होता है इसका एक तय करके स्टेट्स के साथ MOU हम कर रहे हैं, ताकि 2 साल पहले ही हम उसका उत्पादन करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। साथ इसके लिए हमने ये जो हमारा विलेज सीड विलेज प्रोग्राम है, अब तक खाली 30,000 सीड विलेज प्रोग्राम में कवर किया गया था। हम अब 60,000 विलेज सीड प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि हर गांव में हर किसान को ट्रूथफुली लेबल्ड सीड या से मिल सकता है। तो इसके साथ जो पॉलिटिकल पल्सेस है, क्योंकि हमारे देश में पल्स का बहुत कमी है। पहली बार इस बार हमने 16 मिलियन टन से 22 मिलियन तक हमने पहुंचा एक ही साल में, क्योंकि हमने रोड मैप बनाया था। तो हमारा लक्ष्य यही रहा है कि अगले 3 साल में इसको हम 26 मिलियन तक पहुंचे। तो इसलिए पल्सेस के लिए पल्स हब्स को हमने बनाया है, और ये पल्स हब्स को भी हम उसी एक ढंग से करते जाएंगे। तो बीज जो है आपने ठीक कहा, सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ढीलापन था उसको टाइट करके हम अब रोबस्ट बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। मुकेश राजपूत जी, आप तो सीधे किसानों से भी जुड़े होते हैं, ये बताएं ये बीज ग्राम जो बनाए गए हैं अब तक, इनकी स्थिति क्या है, और जो किसान है वो इस तरह से कैसे भागीदारी लेते हैं, और ख़ास तौर पे बीज उत्पादन जैसे मामले जब आते हैं तो किसानों का समूह बनाना बहुत ज़रूरी होता है, सबको एक साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये काम कितना मुश्किल भरा है? देखिए, ये काम बहुत मुश्किल भरा है, और विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ अभी इस तरह से जो गांव में सीड प्रोडक्शन केंद्र बनने चाहिए, फार्म तैयार होने चाहिए, वो अभी तक फार्म तैयार नहीं हुए। और सही माने में जब तक जो भारत सरकार की जो योजना है जब तक गांव में लागू नहीं होगी, जब तक पूरा जागरूकता इसमें, मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरे किसान हमारे अभी तक जागरूक नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है। और जो भारत सरकार की या हमारे मंत्रालय की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप जिस समय पूरे प्रदेश में और देश में लागू हो जाएगी तो सीड अच्छे मिलने लगेंगे। और जब तक सीड अच्छे नहीं हैं तब तक उनकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। और मैं देखता हूँ जिस तरह से बहुत से हम लोग फोकस कर रहे हैं इस समय कि जैसे बहुत से ऐसे सीड हैं, जैसे मक्का का ही मान लें, मक्का का एक ऐसी है कि अभी जो मक्का बोई जाती है और छोटी छोटी मक्का होती है, करीब 15 से 20 दिन की मक्का होती है, उसमें कीड़े बहुत तेजी से लगते हैं, उसमें कीटनाशक खिंचा जाता है। कीटनाशक का छिड़काव होने से कहीं न कहीं वो उसमें उसके जो बाद में मक्का तैयार होती है उसमें वो भी कीटनाशक का कुछ न कुछ परसेंटेज रह जाता है। तो इस तरह से ऐसे ही कई हैं, जैसे हमने देखा है कि हमारे यहाँ गोभी है, गोभी भी अभी जो अर्ली गोभी लगाई जाती है तो उसमें भी मैंने देखा है कि गोभी का वजन कम होता है, उससे ज़्यादा उसमें कीड़े होते हैं। तो वो कीड़े ख़त्म हो उसके लिए फिर हम लोगों को पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। पेस्टिसाइड डालना पड़ता है तो वो फिर नुकसानदायक, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना होके, का क्या उपाय है तो इसके लिए ऐसा है कि ऐसा सीड तैयार किया जाए जिससे वो कीड़े ऑटोमेटिक उससे दूर रहें। तो ये इस तरह के भी सीड हम लोगों ने, जब भी हमारी बैठक हुई, कमेटी की बैठक हुई, तो हम लोगों ने इस पर भी फोकस किया। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं,
वो इसको ऐसे सीड क्यों नहीं तैयार करते हैं जो उनसे जो फसल तैयार हो उस फसल उस क्रॉप पे इन कीड़ों का अटैक कम हो। बिल्कुल, यानी गुणवत्तापूर्ण जो बीज है उसके शोध के को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी मैं विश्व मोहन जी आपसे, और खासतौर पे सिंचाई की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से रोड मैप में खाका तैयार किया गया है आगे के लिए नाबार्ड के जरिए ही, उसे आप किस तरह से आंक रहे हैं, कितना पर्याप्त है ये जो माइक्रो इरिगेशन है इस पे फोकस की बात की गई है, और जो एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन है उसको बढ़ाने की बात की गई है, तो ये इनकरेजिंग है। और दूसरा जो एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम है उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात की गई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का फोकस ये होना चाहिए कि कैसे एग्रीकल्चर को ड्रॉट प्रूफिंग किया जाए। यदि बारिश नहीं होती है, मानसून ठीक नहीं होता है, तब भी किसान किस तरह से किसान को इरिगेशन के लिए पानी मिले, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी और मंत्रालय को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, खेती का हाल अगले 3 साल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। खेती का हाल अगले 3 साल पर वाद संवाद फिर से शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट कि अगले 3 साल के रोड मैप में किसानों के लिए और क्या क्या है। फसल कटाई के बाद उसे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही 1000 पैक हाउस और 150 राइपनिंग चैम्बर्स यानी फल पकाने वाली यूनिटें बनाई जाएंगी। सरकार का एक अहम कदम दूध सहकारी समितियों के जरिए शहद को इकट्ठा करने और उनकी मार्केटिंग को बढ़ावा दिए जाने का भी है। हर मेड़ पर पेड़ योजना के तहत 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2017 तक एक मॉडल संविदा कृषि अधिनियम जारी कर दे और इस अवधि तक वेयर हाउस से संबंधित दिशा निर्देशों को तैयार कर दिया जाए। सरकार ग्रामीण भंडारण योजना को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बने अनोखे राष्ट्रीय कृषि बाजार से मार्च 2018 तक 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि के विकास के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में कर्ज आसानी से मुहैया हो। इसके लिए सरकार 2018-19 तक छोटे समय वाले कर्ज की कवरेज छोटे और सीमांत किसानों तक लेकर जाएगी और कोशिश होगी कि ये मौजूदा 43% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। इसके अलावा 2019-20 तक देश की सभी 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। फसल बीमा को बढ़ावा दिए जाने की बात भी इस महत्वाकांक्षी रोड मैप में की गई है। फसल बीमा मौजूदा 2016-17 के 30% को बढ़ाकर 2017-18 तक 40% और 2018-19 तक 50% करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। साथ ही इसमें गायों की बेहतर नस्ल विकास, मवेशियों के बेहतर स्वास्थ्य, दूध खरीद संरचना के विकास, डेयरी विकास और चारा विकास की बात भी कही गई है। इसके तहत राष्ट्रीय पशुपालन मिशन को मजबूत बनाया जाएगा और राष्ट्रीय पशुपालन अभिकरण की स्थापना की जाएगी। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके खेती से जुड़ी जानकारी को किसानों को आसानी से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कृषि संबंधी अनुसंधान, मसलन जीन एडिटिंग और जैव सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।
तो ये रिपोर्ट देखी आपने कि कृषि में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के बारे में सोचते हुए रोड मैप में क्या कुछ और रखा गया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दलवाई साहब, आपने मार्च 2018 तक 585 मंडियों को ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार समिति जो है उससे जोड़ना तय किया है, जबकि मंडियां हमारे देश में 6000 से भी ज्यादा है। हमारे जो 6000 मार्केट्स है उनमें 2700 है प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स है। तो प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स में हम पहले ये चरण में जो 585 मार्केट्स को जोड़ने के लिए हमने जो तय किया था और ठीक रास्ते पर चल रहा है, तो हो जाएगा। हमने एक नया मार्केटिंग एक्ट अब सब स्टेट को भेजा है, उसमें यही कहा गया है कि हम देश में मार्केट के संख्या को बढ़ावे और देश में जितने मार्केट्स है उस सब मार्केट को इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाकर एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट को हम स्थापित करें। तो इसलिए हमने स्टेट्स को भी कहा है, जैसे कर्नाटक में उनका एक खुद का एक प्लेटफॉर्म है। तो अब इस मार्केटिंग एक्ट में हम हमारे पब्लिक सेक्टर मार्केट के साथ प्राइवेट मार्केट को भी बढ़ावा देंगे, साथ में ऑल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को भी शुरू करेंगे। अच्छा। जब हमारे ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ ऑल्टरनेट ई प्लेटफॉर्म शुरू होगा तो देश में जितने मार्केट है सब मार्केट्स इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। मगर एक बात है, हमारे ई नैम जो है वो प्रमुख रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू होगा अलग अलग स्टेट में या एक ही स्टेट में 2 भी हो सकता है, हम इंटरऑपरेबिलिटी को शुरू करके वह प्रावधान करके ई नैम के साथ ये ऑल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उनको भी हम जोड़ देंगे। अच्छा। तो ये बात नहीं कि 585 के बाद सरकार इसको ज़्यादा नहीं देंगे। ये तो हमारे जो रोड मैप था 3 साल का, ये 3 साल रोड मैप में 2 साल का शायद 2 साल का तो ख़त्म होगा। उसके बाद नया मार्केट भी इसी ई नैम प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। जी, विश्वन मोहन जी, आपको क्या लगता है इस मामले में कितनी चुनौतियां हैं? ई नैम का जो दायरा है उसे बढ़ाना है आखिरकार। ई नाम एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन एक जो प्रमुख बात है इस बात का ध्यान रखना होगा कि ई नाम के साथ साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे अभी मल्टीपल लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, वो मल्टीपल लाइसेंसिंग को सिंगल लाइसेंस करना होगा। अभी यदि कोई ट्रेडर है वो लाइसेंस लेने जाता है तो उसको उसका एक शॉप होना चाहिए, उसके पास एक स्पेस होना चाहिए, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। तो सिर्फ ई नाम करना काफ़ी नहीं होगा, साथ में अदर मल्टीपल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होगी। जो डीनोटिफाई करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, उसको करना होगा। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को करने में स्टेट्स की भूमिका प्रमुख होगी और सेंटर को स्टेट्स के साथ बराबर संपर्क बनाए रखना होगा कि कैसे स्टेट्स ये रिफॉर्म करें अपने यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल मॉडल एक्ट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो जो लॉ है वो स्टेट्स को लाना होगा और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई नाम एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल। और अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो कृषि के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और मुकेश राजपूत जी, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय पशुपालन अधिकरण बनाने की भी बात रोड मैप में कही गई है। कितना फायदा इससे किसानों को होगा? किसान अपनी खेती पाती के साथ साथ में वो थोड़े से समय जो वेस्टेज समय होता है उससे पशुपालन करके अपने परिवार के उसके और भी सदस्य लगे रहते हैं। बहुत सी खेती से ऐसे वेस्टेज चीज़ें निकलती हैं, घर परिवार से भी ऐसी वेस्टेज चीज़ें निकलती हैं जिससे जानवर को उसे उनका पालन पोषण हो सकता है और उससे कम लागत में पशुपालन होगा और पशुपालन से उनकी आमदनी को काफ़ी इजाफा होगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री का सोचना है। और बिना एक्स्ट्रा कोई इनकम, कोई भी आदमी जैसे जॉब करता है या कोई खेती करता है तो उसे कोई अलग से कोई काम एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे उसकी आमदनी बढ़ती है। और इसीलिए चाहे मेड़ों पर पेड़ लगाने की बात हो, चाहे वो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हो, इससे जरूर किसान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो लोग इसमें पहले से इन्वॉल्व हैं, जो पहले से सक्रिय हैं, उनकी पहले से आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है। जी, नरवाल जी, बागवानी पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है इस रोड मैप में। खास तौर पर देखा गया है कि बागवानी का दायरा बढ़ाने के बारे में सोचा गया है। इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि हॉर्टिकल्चर एक हाई चेंज सेक्टर है, हाई वैल्यू क्रॉप सेक्टर है।
10 साल से हम देख रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे इसी साल जो 2016-17 में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, इसमें इतना बढ़ावा हमने देखा है कि हम ये सोचते हैं कि अगले 3 साल में 6 साल में भी हॉर्टिकल्चर के ओर और ज़्यादा ध्यान दें। तो इसलिए हमने एक लक्ष्य रखा है कि अब हमारा 24 मिलियन हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर में है, इसको हम बढ़ाते हुए अगले 3 साल में 4.5 लाख हेक्टेयर को और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा कवर करेंगे। ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट्स है, फ्लावर्स है, ये सब हॉर्टिकल्चर के जितने सब सेक्टर्स है सब पर हमारा ध्यान रहेगा। मगर साथ में प्रोडक्शन के साथ हॉर्टिकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करना है, मार्केटिंग करना है, स्टोरेज करना है। उसके लिए हमने एक स्टडी करवाया। इससे ये पता चलता है कि कोल्ड चेन में कोल्ड स्टोरेज तो काफ़ी है, मगर रीफर वैन नहीं है, राइपनिंग चेम्बर्स नहीं है, पैक हाउसेस नहीं है। तो ये असंतुलन हम जो देख रहे हैं, इसमें एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो अगले 3 साल में पैक हाउसेस को बढ़ाने के लिए और रीफर वैन को बढ़ाने के लिए और ये राइपनिंग चेम्बर को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान यहाँ दिया गया है। तो इससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनका आमदनी बढ़ेगी और ये जॉब्स क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे यूथ जो है वो यूथ जो टेक्नोलॉजी चाहते हैं, जैसे पॉली हाउसेस है, ग्रीन हाउसेस है, तो इनमें काम करना चाहते हैं। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर को हम ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस देंगे। मुकेश राजपूत जी, इससे पहले चर्चा में जोखिमों की बात हुई है, कृषि के क्षेत्र में अनिश्चितताओं की बात हुई है, और इसे देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में किसानों के जोखिम पर सुरक्षा का मजबूत छाता तान दिया है। आप जनप्रतिनिधि है, इसके अमल से ये बताएं कि किसान कितने खुश है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती है? सही माने में देखा जाए, जैसे पहले हमने देखा कि जैसे कोई व्यापारी था, व्यापार करता था, उसकी अपना बिजनेस का पूरा उसका बीमा में कवर होता था, लेकिन किसानों की जो फसल होती वो बीमा में कवर नहीं होती थी, और कवर होती भी थी। मैंने देखा था कि उसमें कहा जाता था 1 ब्लॉक में पूरा फसल चौपट होगी तो मिलेगा, और जबकि कभी व्यक्ति का जो बीमा होता था, किसी दुकान का बीमा होता, उसकी दुकान में नुकसान होता था तो उस दुकानदार को उसका लाभ मिलता था। यदि किसी व्यक्ति का बीमा होता था तो उसका नुकसान होता था, उसी कोई कैजुअल्टी होती तो उसके घर वालों को उसका मिलता था। अब उस क्षेत्र के कई किसानों का नुकसान हो जाता, वो कहते पूरा आपका ब्लॉक का, पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र पंचायत का नुकसान नहीं हुआ तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा विडंबना थी किसान के सामने। जब से ये माननीय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फसल योजना चालू हुई है, बीमा योजना चालू की माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मंत्रालय ने, तो इससे किसान अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका एक सेपरेट, उसका जो भी खेत में कृषि का नुकसान होगा, यही किसानों की पहले बहुत लंबे समय से मांग रही। मैं भी किसान रहा तो इसलिए मैंने भी इन बातों को कई बार उठाया कि लोगों को हमारे खेत का नुकसान हो रहा, हमारी फसल को नुकसान हो रहा। जब मैंने पूरी फसल तैयार कर ली और पूरी फसल तैयार करने के बाद कहीं उसमें आग लग गई या जानवरों ने उसे चौपट कर दिया, कीड़ों ने चौपट कर दिया, तो हमारी फसल चौपट हो गई। तो अब हमारे सामने रास्ता क्या बचती? हमारा परिवार का पालन, हमें उसी फसल से परिवार का पालन पोषण भी करना है, उसी परिवार से दवा दारू भी चलानी, उसी से बैंक के और साहूकार को भी देना है। वो हमारा तो पूरा उस फसल पर ही निर्भर करता था एक किसान का। यदि एक किसान की एक बार की फसल बर्बाद हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके सामने सुसाइड करने के अलावा दूसरा चारा नहीं बचता था, उसके सामने कोई दूसरा माध्यम नहीं दिखता था। तो अब आदमी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जिनकी फसल कवर्ड हो जाएगी और उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसे बीमा से उसे उसका जोखिम पूरा किया जाएगा, तो वो किसान आगे आत्महत्या की नहीं सोचेगा। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मंत्रालय द्वारा जो फसल सुरक्षा बीमा योजना चालू किया गया है, ये बहुत अच्छा है। इस बीमा के माध्यम से किसानों को जोखिम कवर होता है और कहीं किसान अब आत्महत्या हिंदुस्तान का नहीं करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी दलवाई साहब, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी आती है कि जो बीमा का लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो मिलते मिलते काफ़ी देर हो जाती है। कुछ किसानों का कहना है कि महीने भर से ज़्यादा, कभी 6-6 महीने भी लग जाते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर ये एक समस्या है वाकई तो इसके हल के रूप में आप क्या देखते हैं? आप ठीक कह रहे हैं। ये फसल बीमा योजना का एक मुख्य लक्ष्य यही है
कि वो फसल अगर नष्ट होगा और हार्वेस्ट के बाद 2 महीने में उनका जो कॉम्पेंसेशन उनको मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है उसमें हम लगे हुए हैं, ताकि पहली बार इस नया स्कीम को हमने लागू किया था। हर स्टेट में, सब स्टेट में ये टेक्नोलॉजी नहीं था। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने में, उसका लॉस एस्टिमेट करने में, इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इसको शेयर करने में, तो इसलिए देर हुआ है, हम मानते हैं। मगर इस साल से ये 2017-18 जो है, इस साल में हर स्टेट में जो नया टेक्नोलॉजी को देना है, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन का इस्तेमाल, ये सब हो जाएगा। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा, टारगेट रहेगा कि हार्वेस्ट के सीज़न से 1 महीने में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारे जो पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल पर वो अपलोड किया जाएगा। और 1 महीने में इंश्योरेंस कंपनीज को एस्टिमेट, लॉस एस्टिमेट के अनुसार जो कॉम्पेंसेशन देना है वो देना पड़ेगा। तो इस साल जो पहली साल थोड़ा देर हुआ है, फिर भी हमने हर स्टेट को यही कहा था कि 31 मई तक जो स्टेट से नहीं आएगा उनको ये नहीं मिलेगा। और रबी सीजन के लिए जून 30 का एक टाइमलाइन दिया गया है, और इसके अंदर ही हम किसानों का जिनको कॉम्पेंसेशन मिलना है फसल बीमा योजना में, वो सब ज़रूर मिलेगा। जी, विश्व मोहन जी, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँगे इस पर। देखिए, मेरा मानना है कि इस बीमा योजना का लाभ किसानों को पूरी तरह से मिले, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और उसके बारे में कहा जाता है कि जब तक लैंड लीज रिफॉर्म नहीं होगा, सारे किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप यदि बीमा योजना के प्रारूप को देखें, ये काफ़ी अच्छा है। इसकी तुलना यदि पिछले बीमा योजना से करेंगे तो आप पाएंगे कि ये काफ़ी बेहतर है पिछली बीमा योजना से। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस इंश्योरेंस को करा रहे हैं। लेकिन आप की जानकारी होगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके नाम पे ज़मीन नहीं है जिस पे वो खेती कर रहे हैं। कल वो किसान जब वो कॉम्पेंसेशन के लिए जाएगा तो वो कॉम्पेंसेशन उसको नहीं मिल पाता है। इसके लिए लैंड लीज रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक ऐसे रिफॉर्म की ज़रूरत है कि जिसका स्वामित्व तो उस ज़मीन पे है उसकी भी सुरक्षा हो, और प्लस जो ज़मीन रेंट पे लेके काम कर रहा है उसकी भी सुरक्षा हो, और यदि फसल का नुकसान हो तो उसे उसका लाभ मिले, उसको कॉम्पेंसेशन मिले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। मुझे लगता है कि दलवाई साहब इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके इस बीमा योजना का पूरा फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा, और इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, चलिए, इसी के साथ समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, खेती का हाल अगले 3 साल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। खेती का हाल अगले 3 साल, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं किसानों की क्या राय है। हमने कुछ किसानों से बात की और जाना वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कहता है तो जिस तरह माल की क्वांटिटी बढ़ती है, माल का रेट नहीं मिल पाता। रेट की क्वांटिटी, रेट बढ़ने के कारण रेट नहीं मिल पाता। ज़्यादा माल हो जाता है जब रेट नहीं मिलता। कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए, जैसे स्टोर का इंतजाम है वो है, कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने देनी चाहिए हमारे को। बाकी फैसिलिटियाँ सब गवर्नमेंट ने दे रखी हैं। कम से कम इस फैसिलिटी स्टोरेज है, जैसे इसको माल को बाहर भिजवाने का कोई सिस्टम है, इस तरह का कोई इंतजाम करवाना चाहिए। अभी किसानों के लिए कोई खास सुधार नहीं है, और आने वाले टाइम में किसानों को बहुत चीज़ें चाहिए जो किसानों के लिए, जैसे हमारी मंडी में आते हैं उनके माल के जैसे मंदा हो जाता है,
कोई स्टोरिंग नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं सकते। सरकार के पास ऐसा कोई अपना वो होना चाहिए। जैसे अब टमाटर की फसल है, पीछे बहुत मंदा चल रहा था, जिसमें एक किसान का क्रेट का खर्चा 100 रुपये का आता है और वो खाली मात्र 50 रुपये में बिक रही है। तो सरकार के पास एक ऐसा अपना कोई वो होना चाहिए ताकि वो किसान की फसल को उठा सके और किसान को अच्छा पैसा मिल सके। सरकार का सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे पीछे 15 दिन पहले 50 रुपये क्रेट तक बिका है और उसकी यहाँ लाने तक उसकी जो कॉस्ट है उसकी 100 रुपये किसान की एक क्रेट पर आती है। तो उस किसान को मिला क्या है? ये स्टोरेज ये नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे ज़्यादा मंदा आता है उसकी वैल्यू जैसे 100 रुपये कीमत उसकी होती है तो 50 रुपये में मिलता है क्या किसान को? इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, दवाइयों पे सब्सिडी होनी चाहिए, कुछ जो व्हीकल्स वगैरह हैं इनका होना चाहिए, जो जैसे लाइट पंखों की इनकी सुविधा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि जो स्टोरेज का जो नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। सरकार को तो जब दवाई सस्ती करनी चाहिए, खाद सस्ता करना चाहिए। इतनी महंगी वो है, दवाई भी स्प्रे भी बहुत होते हैं। ये भिंडी है, तीसरे दिन स्प्रे होते हैं और फिर पानी बिजली की समस्या, ये तो चलती रहे। सरकारों को सब्सिडी फ्री करनी चाहिए, जैसे बिजली के दाम मंदे होने चाहिए, दवाई जैसे तेज है इन पर सब्सिडी लगा कर हमारे लिए मंदी करनी चाहिए, तो जो भी फायदा होएगा। किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए। किसान हमारा बहुत ही पीछे है और बहुत परेशान है। कोई ऐसा होना चाहिए जैसे गेहूं का, मक्के का, ज्वार का, इनके रेट फिक्स होते हैं। 2 साल पहले किसानों ने क्रेट उठा के सड़क पे फेंकी हैं, रोडों पे फेंकी हैं। जैसे आलू हो गया, कि पंजाब में किसानों ने मिट्टी के भाव बेचा है, जिस पे खाद है, बीज है, स्प्रे है, 100 तरह के खर्चे हैं। कोई इनका भी रेट फिक्स होना चाहिए कि किसानों को कुछ राहत मिले। सरकार ने हमारे लिए खाद सस्ता करना चाहिए, डाई और DAP जो भी अपना खाद है उसमें सहूलियत देनी चाहिए ज़मींदारों को। दवाइयाँ हैं, सबसे महंगी दवाइयाँ मिलती हैं ज़मींदार ने, इनमें बहुत खर्चे आते हैं। सब्जी हमारी कोई किसी कीमत नहीं मिलती सब्जी की पूरी, जिसमें हमें उम्मीद होनी चाहिए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें सुविधा मिलना चाहिए। जैसे मंडी में आए तो मंडी में अच्छी दाम मिलना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होना चाहिए और ये अच्छी खाद बीज सब मिलना चाहिए, तब जाके किसान का कुछ बचत होगा, किसान का कुछ सहूलियत मिलेगा, तभी ये किसान आगे चल पाएगा, खेती कर पाएगा। बिल्कुल, तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दलवाई साहब, किसानों की परेशानी को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब ठीक कह रहे हैं कि उनको जो मूल्य मिलना चाहिए प्रोडक्शन के बाद वो मिलने में तकलीफ हो रहा है। इसी कारण से इस सरकार का ये मुख्य लक्ष्य रहा है कि मार्केट रिफॉर्म्स को हम अडॉप्ट करें, कि मार्केट रिफॉर्म्स में ई-नाम शुरू किया गया है और हम ये जो और मार्केट को हम स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि किसान को एक मार्केट पहुंचने में दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पास में ही उनको मिलना चाहिए। और इसके साथ मान लीजिए मार्केट रिफॉर्म्स हुआ, प्राइस डिस्कवरी ठीक हो रहा है, मगर किसान को अगर डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, इसका मतलब हार्वेस्ट करते ही उनको कुछ उनके फैमिली एक्सपेंडिचर को एकजुट करने में इमीडिएटली उनको बिक्री करना पड़ता है। तो इसलिए हम स्टोरेज और वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़ को अब मजबूत कर रहे हैं। स्टोरेज और वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़ करके जैसे फार्मर वहाँ अपने जो कमोडिटीज़ रहता है उसको वहाँ स्टोर करके उस पर उनको कम से कम 6 महीने के लिए एक कम इंटरेस्ट पर कैसे हम लोन दिलवा सकते हैं, इसका बंदोबस्त अब हम करने जा रहे हैं। और ये अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ ठीक होगा तो उनको एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट मिलेगा, उसी को लेकर वो एक मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो जो किसान भाइयों जो कह रहे हैं कि उनको स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है या मार्केट भी ठीक नहीं है, इसके साथ प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग बहुत कम प्रमाण में होता है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 2 या 3% मात्र प्रोसेसिंग हो रहा है, बल्कि अमेरिका में 60% तक भी होता है, मलेशिया में भी 30% तक होता है। तो अब हम ये फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देंगे और फूड प्रोसेसिंग के साथ वेयर हाउसिंग, ये सब अगर मजबूत होगा निश्चय किसान को अच्छा रेट मिलेगा। जी, मुकेश राजपूत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की समस्याओं को भी आपने सुना, यहाँ तक कि मूलभूत समस्याओं का भी जिक्र उन्होंने किया, जैसे कि बिजली, पानी। जो किसानों की अभी मैं समस्याएं सुन रहा था, उनकी जो पीड़ा थी वो जायज़ पीड़ा थी।
जी देखिए, किसान तो पैदा करता है अपना मेहनत से, साहूकार से, बैंक से कर्ज लेके, और वो अपने खेती में फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, उपजाता है। वो चाहता है उसका वाजिब मूल्य मिले, और जब उत्पादन ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन हो जाता है तो मार्केट वैल्यूएशन गिरता है। कभी कभी तो ये है औने पौने नहीं, मिट्टी के भाव उसे बेचना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन जो बीमारी 70 साल की है, किसान तो ये चाहता, किसान पीड़ित है, परेशान है, वो तो चाहता हमारा 4 दिन में समस्या का समाधान हो जाए। जो 70 साल से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक पहले की जो सरकारें नहीं, पूर्व की सरकारें नहीं, उनका फोकस रहा कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं। उत्पादन तो हमारे किसानों ने मेहनत करके, सरकारों और साइंटिस्टों ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन उस उत्पादन का ज़्यादा हो जाए तो हम अन्य उसको प्रोसेसिंग करके अन्य हिंदुस्तान के बाहर भी दूसरे अन्य देशों में भी उस प्रोसेसिंग को माल को भेजें, जिससे उस किसान को अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिल जाए। उसकी फसल फिक जाती है, बर्बाद हो जाता। किसान के पास मान लीजिए किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर में उसने जमीन की, उसको बर्बाद हो गया, उसके आगे कुछ फिर बचता नहीं है। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार में लोग बैठे हैं और उसका बराबर माननीय प्रधानमंत्री इतना चिंतन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी फलों का, सब्जियों का जूस मिलाया जाए, कोल्ड ड्रिंक में भी। और भी किसान को यही नहीं कि अपनी फसल पर, मेड़ों पर पौधे लगाएं, या हम अपने जानवर पशुपालन करके भी, जिससे है कि उसके सामने एकदम हताशा निराशा ना आए। ऊपर साथ में जो प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना चलाई गई है, वो भी इसी का है, जिससे किसान अपने को असहाय और कमजोर ना समझे और वो आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। उसका एक तरह से उसका धंधा एक फसल खराब हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से उसका कवर है। और ये मुझे विश्वास करना चाहिए, जो 70 साल की समस्या है वो अभी बहुत जल्दी नहीं निपट पाएगी। उसके लिए प्रयास है, हमारे अधिकारी भी, हमारा मंत्रालय भी, और पूरे सब लोग प्रयासरत हैं, और इस समस्या का जरूर समाधान होगा। ये किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। ज़्यादा भी पैदावार होगी तो उसे बाहर विदेश में भेजने के लिए जिस देश में भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी उसकी मांग है, वहाँ भेजने का ये काम होना चाहिए, जिससे किसान को उसकी अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिल जाए। बिल्कुल। विश्व मोहन जी, आपने किसानों को सुना और जिन समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया, क्या उसका हल आपको इस आगे के रोड मैप में नजर आता है? मुझे लगता है कि आगे का रोड मैप बनाया गया है इन समस्याओं को ध्यान में रख के। सबसे बड़ी चुनौती है सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की, स्टेट्स को साथ लेकर के चलने की। अदरवाइज जितने भी रिफॉर्म्स की योजना है, ये इसका कोई भी मूलभूत लाभ किसानों को नहीं मिलेगा यदि हम स्टेट्स के साथ मिलकर के, हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्टेट के साथ मिलकर के इस रिफॉर्म को पुश करे। आप जब देखेंगे रोड मैप को बहुत ध्यान से, जैसे राजपूत साहब बता रहे थे कि वो मेड़ पे पेड़ लगाने की बात हो रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री पे काफ़ी जोर है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री कैसे बढ़े उसके लिए रिफॉर्म करने की जरूरत है, और वो रिफॉर्म अभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ ये बोलना कि एग्रो फॉरेस्ट्री होना चाहिए, तो उससे नहीं होगा। साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो जिस रिफॉर्म की जरूरत है उसको करना पड़ेगा, और उसके लिए स्टेट्स को साथ में लेके आना होगा। स्टेट्स को लॉ में चेंज लाने की जरूरत होगी। अभी जो कृषि मंत्रालय बोल रहा है कि वो अक्टूबर तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ लेके आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ लेके आएंगे, एक मॉडल लॉ होगा। स्टेट्स इसको कैसे आगे लेके चलते हैं, तो ये जो एम है, ये गोल है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख के रोड मैप बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हो और साथ में जो इसके साथ मूलभूत रिफॉर्म हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वो भी साथ में चलें, तभी इसका लाभ किसानों को मिलेगा। जी जी। राजपूत जी, इस रोड मैप को देखते हुए और किसानों से चूंकि आप सीधे संपर्क में होते हैं, उनके हितों को देखते हुए क्या कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे दलवाई जी से? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे आज के दिन की दलवाई जी को, और इसमें जो मैंने आपसे कहा कि किसानों की उनकी जो उपज है, यदि ज़्यादा उत्पादन यदि हो जाता है तो ऐसा हम लोग पहले से ही चिंतन करें, क्योंकि जैसे किसानों का कोई फसल ज़्यादा पैदावार हो रही है दिख रहा है, पहले से हम लोगों को अनुमान लग जाता है इस बार आलू की फसल बम्पर होगी, या हमारे पास में प्याज की फसल बम्पर होगी, या हमारे पास टमाटर की फसल बम्पर होगी।
तो इनको हम कहाँ कहाँ कैसे भेज सकते हैं, इसका हम क्या करेंगे आगे चल के, इसकी रूपरेखा हमारे लोगों अधिकारियों को और इसकी बनानी चाहिए, किस जगह इसको हम भेज सकते हैं, इसका हम वहाँ से किसानों को परचेज करके या उसका हम क्या किस स्वरूप में ले जा सकते हैं। यदि हम लोग कहें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने भी चिंतन कर रहे हैं और वो बात चल भी रही विचाराधीन में बात है कि जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक में उसे मिला दें, क्या सब्जी का उसका जूस निकाल के यदि कोल्ड ड्रिंक में बन जाए किसी में, तो उससे उसकी उपज पर उसे मूल्य में कोई उसे बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अब जब उसकी फसल बिक जाती है, अभी कह रहा था कि 100 रुपए का कट्टा तैयार होता है, उसमें 15-20 किलो टमाटर 100 रुपए में उसको मार्केट में लाने में, और 50 रुपए को उसका बिकता है। यही मैंने देखा कि हमारे यहाँ किसान जो आलू उत्पादन करता है 500 रुपए कट्टा तैयार होता है और उसे कभी कभी 100 रुपए कट्टा आलू बेचना पड़ता है। बढ़े तो उन्हें नुकसान ना हो, इसका उपाय किया जाना चाहिए। दिलवाई जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? एमपी साहब तो ठीक कह रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य रहा है। जैसे एमएसपी घोषणा होता है कि पहली बार प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है। ये इसी साल ये 2016-17 में 2 मिलियन टन का पल्सेस का एक बफर स्टॉक बनाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर बफर स्टॉक होने के बाद कैसे इसको इस्तेमाल करें, इसके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग लिए थे। वो आर्मी के, होम मिनिस्ट्री के, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको या हम सेल कर सकते हैं क्या, या हमारा पीडीएस है, या मिड डे मील्स का स्कीम है, या बैकवर्ड क्लासेस के SC/ST के हॉस्टल है, इन सब डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हुआ। जैसे हम किसानों से खरीद लेंगे उसको फिर इसमें ही हम इस्तेमाल करें। तो ऐसा एक जो एमपी साहब कह रहे थे कि कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ जोड़ सकते हैं, उसी के बारे में चिंता हो रहा है। इसके लिए हम तमाम स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हम मजबूत करेंगे। वहाँ कैसे स्टोर करें, क्योंकि हम स्टोर करते हैं वो पेस्ट लगता है, तो उसके बारे में सोचना है, प्रोसेसिंग को बढ़ाना है। तो इसके सब बारे में समग्र रूप से एक चिंतन हो रहा है। निश्चय रूप से हम इसका बंदोबस्त करेंगे। बिल्कुल। और विश्व मोहन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं दलवाई साहब से पूछना चाहूँगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स हैं जो आपके रोड मैप में जो भी आपने प्लान किया है, कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स कैसे होगा जब तक स्टेट्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे? बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टेट्स को करने हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का क्या रोल होगा? क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसके लिए प्रिपेयर है कि वो कैसे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करे और जो कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स है उसको लेके आए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म है या एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, डिफरेंट लाइसेंसिंग रूल्स हैं, इसको स्टेट्स कैसे करेंगे? और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। यदि एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कहें तो उसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का भी रोल है, तो क्या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, यदि इरिगेशन की बात करें तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का भी रोल है, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन ठीक से हो रहा है और कैसे ये कोऑर्डिनेशन स्टेट्स को भी साथ लेकर के चले, इसके लिए क्या तैयारी चल रही है और कैसे रिफॉर्म आगे बढ़ेगा? जी दिलवाई जी। या विश्व मोहन जी तो बहुत से बात बोल रहे हैं। ये 2 साल से प्रधानमंत्री जी का एक नया प्रयास शुरू हुआ है, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का। पहले ऐसा नहीं होता था। एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का, जैसे हमारे मंत्रालय एक केंद्र बिंदु है, हमारे साथ जितने मंत्रालय जुड़ा हुआ है, जैसे वाटर रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, इन सब का एक हमारा कमेटी है। और हमने ये जो 3 साल का रोड मैप है, इसको भी उनका सुझाव से ही हमने बनाया है। और हर महीने हम मिलते हैं हमारे मंत्रालय में, बैठकर यही इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। इसका मतलब है हमारे में पहले केंद्र सरकार में एक तालमेल है। दूसरी बात ये है, जैसे कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, वो ज़्यादातर इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ, एग्रीकल्चर को भूल गए थे। तो पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए एक निर्धार हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये कृषि है वो स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार पॉलिसी बना सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, टेक्नोलॉजी दे सकता है, मगर लागू करना राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमने जब इसको शुरू किया 2016 में, पहले नीति आयोग के साथ बैठकर हम और नीति आयोग स्टेट के सारे सेक्रेटरीज को बुलाकर उनको हमने समझाया
कि अगर कृषि को बढ़ावा देना है तो पहले रिफॉर्म की ज़रूरत है। उनका सुझाव भी लिया गया। तो उसके बाद हमने पीएमओ को एक नोट भेजा था जहां ये निर्धार किया गया, पहले स्टेट सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग होगा, उसके बाद सब मंत्रियों के साथ मीटिंग होगा जहां हमारे केंद्र मंत्री साहब उनके साथ मिलेंगे, और तीसरे स्तर पर हो सके तो हम माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर ही करेंगे। तो अब हर रोज हमारा के साथ मिलकर किस तरह से काम करना है इस दिशा में भी सोचा जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं। काश सवालों और जवाबों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता, पर समय की कमी के कारण कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमारा विश्वास है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने में ये रोड मैप अपनी सार्थकता साबित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 3 साल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है। उसके नतीजे कुछ आए हैं और कुछ आने हैं, जिसकी एक झलक इस रोड मैप में हमारे सामने है। तो आज के कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आप सभी मेहमानों का आभार। अब अगले सप्ताह मिलते हैं इसी कार्यक्रम में इसी समय एक और विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।